नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की ये वीडियो बड़ी ही खास रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पल्स नाम की इस एक तरह से इस अपकमिंग सीरीज के बारे में, जो कि कल के दिन रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, तो इसी के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको बताएगी इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। पल्स एक आगामी अमेरिकी मेडिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। इसका प्रीमियर 3 अप्रैल 2025 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। एक गालना विला फिट्जगेराल्ड, डेनियल डेनी सिम्स, मियामी के मैगवायर अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा में तीसरे वर्ष की रेजिडेंट। कोलिन वुडेल, जेंडर फिलिप्स, मैगवायर अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा के मुख्य निवासी। JCT उशर, सैम एलिजा, तीसरे वर्ष के आपातकालीन चिकित्सा निवासी। जस्टिना मचाडो, नताली क्रूज, सर्जरी और आपातकालीन चिकित्सा की अध्यक्ष। जैक बेनन, टॉम कोल, एक सर्जिकल रेजिडेंट। डेनियला नीवेस, कैमिला पेरेज, तीसरे वर्ष की मेडिकल छात्रा। चेल्सी मुइरहेड, सोफी चैन, एक सर्जिकल इंटर्न। जेसी येट्स हार्पर सिम्स, द्वितीय वर्ष की आपातकालीन चिकित्सा रेजिडेंट और डैनी की छोटी बहन। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। 2 मूल रिलीज की तारीख 1 TBA केट डेनिस। 3 जो रोबिन 3 अप्रैल 2025। 2 TBA केट डेनिस। 3 TBA 3 अप्रैल 2025। उत्पादन विकास फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स ने जो रॉबिन द्वारा निर्मित पल्स को एक सीरीज का ऑर्डर दिया है, जो कार्लटन क्यूज के साथ शोरनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करेगी। 3 डलाई जस्टिना मचाडो पहली आवर्ती कलाकार थीं जिनकी घोषणा की गई थी। 3 मार्च 2024 में यह घोषणा की गई कि विला फिट्जगेराल्ड और कॉलिन वुरेल मुख्य भूमिका के रूप में श्रृंखला में शामिल हो गए हैं। 4 बाद में उस महीने यह घोषणा की गई कि जैक बेनन, JCT अशर, डेनियला नीवेस, चेल्सी मुइरहेड और जेसी येट्स को कलाकारों में शामिल किया गया है। 5 मुक्त करना यह सीरीज 3 अप्रैल 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। क्यूज डेमन लिंडेलोफ के साथ लॉस्ट में एक कार्यकारी निर्माता और संयुक्त शोरूनर थे। उनकी मुलाकात नैश ब्रिजेस के 6ठे सीजन के दौरान हुई थी। क्यूस ने लिंडेलोफ को काम पर रखा और उन्हें एक टेलीविजन सीरीज में अपना पहला स्टाफ राइटर का काम दिया। कुछ साल बाद लिंडेलोफ और JJ अब्राम्स ने लॉस्ट के लिए पायलट लिखा। शूटिंग के फौरन बाद अब्राम्स ने टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 3 करने के लिए शो छोड़ दिया। लिंडेलोफ को शोरूनर के तौर पर कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने शोरूनिंग के बारे में सलाह के लिए क्यूज को बुलाया। सामग्री में क्यूज की रुचि और यह दृढ़ विश्वास कि वे लॉस्ट को एक लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला में बदल सकते हैं, ने उन्हें शोरूनर के रूप में काम करने के लिए कहीं और एक आकर्षक स्टूडियो डील से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। क्यूज लिंडेलोफ की साझेदारी बहुत ही उत्पादक थी। उन्होंने लगभग 1/3 एपिसोड एक साथ लिखे, साथ ही साथ सीरीज को एक साथ चलाया। सीरीज के सभी रचनात्मक कार्यों की देखरेख की, जिसमें कहानी निर्माण, पुनर्लेखन, कास्टिंग, उत्पादन, संपादन, संगीत और मार्केटिंग शामिल है। द रिंगर ने क्यूज और लिंडेलोफ द्वारा लिखे गए लॉस्ट एपिसोड द कांस्टेंट को सदी के शीर्ष टीवी एपिसोड के रूप में स्थान दिया। 23 जबकि यह शो विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के एक समूह के बारे में है जो सभ्यता में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूज और लिंडेलोफ ने कहा कि यह शो विषयगत रूप से उन लोगों के बारे में था जो अपने जीवन में रूपकात्मक रूप से खो गए हैं और खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूज ने कहा कि लॉस्ट ने दिखाया कि नेटवर्क टीवी पर जानबूझकर अस्पष्टता के साथ एक अत्यधिक जटिल धारावाहिक कथा बताना संभव था, जिससे दर्शकों को कथा के अर्थ और इरादों पर बहस करने और चर्चा करने का मौका मिलता है और फिर भी एक बड़ा दर्शक वर्ग मिलता है। 3 24 लॉस्ट को नियमित रूप से आलोचकों द्वारा
सभी समय की सबसे महान टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। 25, 26, 27 पहले सीजन में एबीसी पर प्रति एपिसोड 16 मिलियन दर्शकों का अनुमान था। 28 अपने छठे और अंतिम सीजन के दौरान शो ने प्रति एपिसोड औसतन 11 मिलियन से अधिक अमेरिकी दर्शकों को देखा। लॉस्ट अपने पूरे दौर में सैकड़ों उद्योग पुरस्कार नामांकनों का प्राप्तकर्ता था और इसने इनमें से कई पुरस्कार जीते, जिनमें 2005 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड, 29 2005 में ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी आयात, 2006 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल है। लॉस्ट पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें आधिकारिक टीवी पॉडकास्ट था, जिसमें शो रनर साप्ताहिक रूप से एपिसोडिक विवरण को तोड़ते थे। लिंडेलोफ और क्यूस ने शो रनर के मशहूर हस्तियों बनने की प्रवृत्ति शुरू करने में मदद की, जो अक्सर टीवी सीरीज में अभिनेताओं की तरह ही प्रमुख होते हैं। 30 क्यूस का कहना है कि वह अन्य मीडिया का उपयोग उन कहानियों को बताने के लिए करना चाहते थे जो कभी नेटवर्क शो में नहीं आ पाती। क्यूस और लिंडेलोफ ने पहला वैकल्पिक वास्तविकता गेम ARG बनाया, जो एक नेटवर्क टीवी शो में एक कथा के रूप में जुड़ा हुआ था। क्यूस का मानना है कि इस ARG ने इंटरनेट और टीवी शो को एकीकृत करने के तरीके को फिर से परिभाषित किया और टीवी शो को कैसे विपणन किया जा सकता है, इस बारे में नई जमीन तोड़ी। 31 लॉस्ट मोबाइल फोन के लिए मूल सामग्री बनाने वाला पहला टीवी नेटवर्क सीरीज शो भी था। 3 उनके आखिरी ARG भरमा वांस यू ने 2009 में इंटरएक्टिव मीडिया में क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए एमी जीता। 32 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने लॉस्ट को 101 सर्वश्रेष्ठ लिखित टीवी सीरीज में से एक बताते हुए शो का वर्णन इस प्रकार किया है: विविध शैलियों का मिश्रण जो नशे की लत के प्रभाव के लिए मिश्रित है, जो इस विचार को आगे बढ़ाता है कि आप टेलीविजन में कितनी कथात्मक जमीन को कवर कर सकते हैं। सरल संरचना ने नाटक और रूपक दोनों के रूप में काम किया। पात्रों का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मानचित्रण शो के अधिक मायावी मानचित्र के साथ संवाद करता है, जो कि द्वीप से बाहर निकलने वाले लोगों को ले जाएगा। 33 लॉस्ट की 20वीं वर्षगांठ 2004 से 2024 सितंबर 2024 में लॉस्ट ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। कई पूर्वव्यापी प्रदर्शनों ने टेलीविजन पर शो के गहन प्रभाव और इसकी स्थायी सफलता पर प्रकाश डाला। द रैप ने अभिनव कहानी कहने, उच्च अवधारणा वाले रहस्यों और गहरे चरित्र विकास के मिश्रण पर ध्यान दिया। लॉस्ट ने टीवी कथाओं के लिए नए मानक स्थापित किए। 34 इसके अलावा USA टुडे ने लिखा कि लॉस्ट ने टीवी देखने के अनुभव और दर्शकों के टेलीविजन देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। इन दिनों एक शो देखना और फिर पॉडकास्ट सुनना, रिकैप पढ़ना और सबरेडिट ब्राउज करना जो एपिसोड को अलग अलग करके दिखाते हैं, बस यही तरीका है जिससे हम इसे देखते हैं। जबकि उस अनुष्ठान के कुछ पहलू 2004 से पहले भी मौजूद थे, लॉस्ट ने मुख्यधारा के दर्शकों के लिए उपभोग की इस प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 35 20वीं वर्षगांठ ने लोकप्रियता का पुनरुत्थान भी लाया। हॉलीवुड रिपोर्टर ने नोट किया कि लॉस्ट अक्टूबर के 21 से 27, 2024 के सप्ताह को सभी स्ट्रीमिंग सेवाओं पर लाइब्रेरी सीरीज के बीच एक शो के रूप में समाप्त कर देगा। 36 बेट्स मोटल 2013 से 2017 क्यूस A&E सीरीज बेट्स मोटल के केरी एहरिन के साथ निर्माता, लेखक, शोरनर और कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर 18 मार्च 2013 को A&E नेटवर्क पर हुआ था। 37 इस श्रृंखला को 1960 की फिल्म साइको के समकालीन प्रीक्वल के रूप में वर्णित किया गया था और हिचकॉक फिल्म में चित्रित घटनाओं से पहले नॉर्मन बेट्स के प्रारंभिक वर्षों और उनकी मां नोर्मा के साथ उनके संबंधों का अनुसरण करता है। पहले सीजन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें वेरा फार्मिगा नोर्मा बेट्स को 2013 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया।
38 श्रृंखला ने क्यूस और एहरिन की मूल योजना का पालन किया, जिसमें कुल 50 एपिसोड के लिए 10 एपिसोड के 5 सीजन चलने थे। 39 सीजन 4 में बेट्स मोटल का एक एपिसोड, जिसका शीर्षक फॉरएवर है, जिसे क्यूस ने केरी एहरिन के साथ मिलकर लिखा था, ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की यादगार 2016 टीवी एपिसोड की सूची और द हॉलीवुड रिपोर्टर की सर्वश्रेष्ठ 2016 टीवी एपिसोड की सूची में जगह बनाई। 41 अपने अंतिम सीजन के लिए बेट्स मोटल ने पसंदीदा केबल ड्रामा के लिए 2017 पीपुल्स चॉइस अवार्ड और फ्रेडी हाईमोर और वेरा फार्मिगा के लिए पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 42 पांचवें और अंतिम सीजन में क्यूस खुद एक हाईवे पेट्रोल अधिकारी की भूमिका में R&B सुपरस्टार रिहाना के साथ एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। 44 बेट्स मोटल के दोनों सीजन 4 और 5 की रेटिंग साइट रॉटन टोमाटोज पर 100% सही रेटिंग है। आर्थर कार्लटन क्यूस, जन्म 22 मार्च 1959, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, शोरनर, निर्माता और निर्देशक है, जो अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 2010 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम सूची में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आर्थर कार्लटन क्यूस का जन्म 22 मार्च 1959 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। उनके पिता मेक्सिको में क्यूस के दादा के लिए काम कर रहे थे, जिनका मशीन टूल निर्माण का व्यवसाय था। 3, 4, 5 क्यूस के दादा बाल्टिक जर्मन विरासत के लातवियाई थे। 6, 7 मेक्सिको सिटी में कुछ साल रहने के बाद उनके माता पिता बोस्टन, मैसाचुसेट्स चले गए। कुछ साल बाद उनके पिता ने टस्टिन, कैलिफोर्निया में नौकरी स्वीकार कर ली, जहां क्यूस ने ऑरेंज में एल डोराडो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। क्यूस का पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 8 वे वर्मोंट के पुटनी स्कूल में बोर्डिंग स्कूल गए। स्कूल एक कामकाजी डेयरी फार्म पर था और कला, संगीत और बाहरी शिक्षा पर जोर देता था। क्यूस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1981 की कक्षा में भाग लिया और रोइंग टीम के लिए टेड वॉशबर्न द्वारा फ्रेशमैन पंजीकरण में भर्ती किया गया। उनके शब्दों में, वे एक कट्टर एथलीट बन गए। क्यूस की मूल योजना मेडिकल स्कूल में जाने की थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय अमेरिकी इतिहास में महारत हासिल की। 9 हार्वर्ड में अपने जूनियर वर्ष के दौरान क्यूस ने पैरामाउंट फिल्म एयरप्लेन के निर्माताओं के लिए एक टेस्ट स्क्रीनिंग का आयोजन किया। निर्माता फिल्म में चुटकुलों के अंतिम कट के समय दर्शकों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करना चाहते थे। क्यूस ने कहा कि तब उन्होंने फिल्म में करियर के बारे में सोचना शुरू किया था। 10 आजीविका। क्यूस को उनकी अभूतपूर्व क्रॉस शैली कहानी कहने, इंटरैक्टिव मीडिया में अग्रणी काम, सहयोगी उपलब्धियों और कई पटकथा लेखकों की सलाह के लिए जाना जाता है, जो टेलीविजन श्रृंखला के शो रनर बन गए। 11-12 शुरुआत। क्यूस ने हार्वर्ड के सहपाठी है स्टोबीसन के साथ मिलकर हार्वर्ड में नौकायन के बारे में पॉवर 10 नामक एक वृत्तचित्र बनाया। उन्होंने अभिनेता, लेखक और हार्वर्ड के स्नातक साथी जॉर्ज प्लिम्पटन को फिल्म का वर्णन करने के लिए राजी किया। स्नातक होने के बाद क्यूस हॉलीवुड चले गए और एक स्टूडियो प्रमुख के सहायक के रूप में काम किया, फिर एक स्क्रिप्ट रीडर के रूप में काम करके क्यूस ने कहा कि उन्हें इस बात की समझ मिली कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। 1984 में क्यूस ने बर्नार्ड श्वार्टज के लिए एक सहायक निर्माता के रूप में काम किया और फिर 1.5 साल तक स्वीट ड्रीम्स पर काम किया, जिसका निर्देशन कारेल रीज ने किया था, जिसमें जेसिका लैंग और एड हैरिस ने अभिनय किया था। उन्होंने इस अनुभव को फिल्म स्कूल के अपने संस्करण के रूप में वर्णित किया। 3 एक लेखक, डेविड जे. बर्क को एक फीचर स्क्रिप्ट के साथ मदद करने के बाद क्यूस को माइकल मान श्रृंखला क्राइम स्टोरी पर एक लेखक के रूप में काम पर रखा गया, जिसके लिए डेविड जे. बर्क ने पायलट लिखा था। 1986 में क्यूस ने श्रृंखला के लिए 2 टेलीप्ले लिखे। 13 पतली परत। क्यूस ने फीचर लेखक जेफरी बोम के साथ साझेदारी की,
जिनके साथ उन्होंने लेथल वेपन 2, लेथल वेपन 3 और इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड फिल्मों को विकसित करने में मदद की। सैन एंड्रियास 2015। क्यूस ने 2015 की आपदा फिल्म सैन एंड्रियास की पटकथा लिखी थी। फिल्म का निर्देशन ब्रैड पेटन ने किया था, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया था, और यह 29 मई 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। 14 सैन एंड्रियास 2015 में वार्नर ब्रदर्स की एक फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $473.5 मिलियन की कमाई की थी। 15 रैम्पेज 2018। क्यूस और रयान कोंडल ने रयान एंगल की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी रैम्पेज के स्क्रीनप्ले रूपांतरण को फिर से लिखा। सैन एंड्रियास के निर्देशक ब्रैड पेटन, निर्माता बियू फ्लिन और स्टार ड्वेन जॉनसन के साथ क्यूस और कोंडल को फिर से जोड़ने वाली इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 की शुरुआत में न्यू लाइन वार्नर ब्रदर्स के लिए शुरू हुआ। फिल्म का प्रीमियर 13 अप्रैल 2018 को हुआ और यह अपने शुरुआती सप्ताहांत में $35.8 मिलियन की कमाई के साथ अमेरिका में नंबर 1 फिल्म रही। इसकी वैश्विक सकल कमाई $426 मिलियन थी। 16 रैम्पेज ने वीडियो गेम रूपांतरण के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 17 18 टेलीविजन ब्रिस्को काउंटी जूनियर के एडवेंचर्स 1993 से 1994। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में शामिल होने के कारण फॉक्स के एक कार्यकारी रॉबर्ट ग्रीनब्लाट ने क्यूस और बोम से पूछा कि क्या वे पुराने फिल्म धारावाहिकों का टेलीविजन संस्करण बनाने में रुचि रखेंगे। क्यूस ने हाँ कहा और द एडवेंचर्स ऑफ ब्रिस्को काउंटी जूनियर लिखा, जो हार्वर्ड से शिक्षित एक बाउंटी शिकारी के बारे में है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, जो पुराने पश्चिम में सबसे प्रसिद्ध कानूनविद थे। फॉक्स ने श्रृंखला के लिए हरी झंडी दे दी। ब्रिस्को में एक रहस्यमयी गोलाकार वस्तु के रूप में विज्ञान कथा तत्व भी था जो कई एपिसोड में दिखाई देता है। बोम वापस फीचर फिल्में बनाने लगे और क्यूस को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला के लिए एकमात्र शोरूनर के रूप में लिखने और सेवा करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद क्यूस ने शो की सफलता का श्रेय अभिनेता ब्रूस कैंपबेल को दिया, जिन्होंने मुख्य किरदार ब्रिस्को काउंटी जूनियर की भूमिका निभाई थी। 3 नैश ब्रिजेस 1996 से 2001। ब्रिस्को के बाद क्यूस की मुलाकात डॉन जॉनसन से हुई, जिनके पास सीबीएस की ओर से एक नई सीरीज बनाने का कमिटमेंट था। जॉनसन के आशीर्वाद से क्यूस चले गए और नैश ब्रिजेस के लिए पायलट लिखा। जॉनसन को यह पसंद आया और सीबीएस ने भी पायलट बनाए बिना स्क्रिप्ट से 14 एपिसोड मंगवाए। नैश ब्रिजेस पहली सीरीज थी जिसे लेस मूनवेस ने सीबीएस के प्रमुख के रूप में हरी झंडी दी थी। यह 6 सीजन और 121 एपिसोड तक चला। 27 नवंबर 2021 को यूएसए नेटवर्क ने 2 घंटे की मूल नैश ब्रिजेस फिल्म प्रसारित की, लेकिन क्यूस पुनरुद्धार में शामिल नहीं थे। 20 मार्शल लॉ 1998। नैश ब्रिजेस की सफलता ने क्यूस को 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समग्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। 21 क्यूस ने सीबीएस श्रृंखला मार्शल लॉ का निर्माण और कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें आर्सेनियो हॉल और सैमो हंग काम्बो ने अभिनय किया, जो मार्शल आर्ट के दिग्गज जैकी चैन के सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों में से एक है। क्यूस ने हांगकांग के सिनेमा की दुनिया को अमेरिकी टेलीविजन के लिए एक शंघाई पुलिस वाले की कहानी में रूपांतरित किया, जो एक सचिंच प्रोग्राम पर एलएपीडी में आता है। हांगकांग के 8 शीर्ष चीनी स्टंटमैन और समन्वयकों की एक टीम को काम पर रखा गया था। स्टेनली टोंग, जिन्होंने जैकी चैन की कई सबसे बड़ी हांगकांग सुविधाओं का निर्देशन किया था, ने पायलट का निर्देशन किया। क्यूस ने हांगकांग के फिल्म स्टार सैमो हंग को कास्ट किया। अपने कार्यभार को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने के लिए क्यूस ने मार्शल लॉ के दूसरे सीजन से पीछे हटकर विशेष रूप से नैश ब्रिजेस पर ध्यान केंद्रित किया। 3 क्यूस द स्ट्रेन के शोरनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर और लेखक थे,
जो सहलेखक गिलर्मो डेल टोरो और चक होगन द्वारा पिशाच उपन्यास त्रयी पर आधारित एक एफएक्स ड्रामा सीरीज है। डेल टोरो ने पायलट एपिसोड का सहलेखन और निर्देशन किया। द स्ट्रेन का प्रीमियर 13 जुलाई 2014 को हुआ। 47 क्यूस ने द स्ट्रेन के तीसरे सीजन के समापन के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। क्यूस और डेल टोरो ने अपनी मर्जी से चौथे सीजन के बाद सीरीज को समाप्त करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि कहानी को अपनी शर्तों पर समाप्त करने का यह सही समय है। जब हमने इसे बेचा तो हमेशा से ही शो के 3 सीजन करने का विचार था। सीजन 4 में जाने पर हमें वास्तव में ऐसा लगा कि हमें कहानी कहने की गति को बढ़ाने और कहानी को खत्म करने की जरूरत है। चौथे और अंतिम सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 100% रेटिंग मिली है। संपादकों ने निष्कर्ष निकाला, द स्ट्रेन एक शानदार सीजन के साथ एक शानदार नोट पर समाप्त होता है जो दर्शकों को सीरीज के शुरुआती हिस्से की याद दिलाएगा। 48 कोलाइडर ने सहमति जताते हुए लिखा, द स्ट्रेन एक प्रेरक नाटक और विश्व निर्माण प्रदान करता है। अंतिम सीजन में प्रतिभाशाली कलाकार, भव्य प्रभाव और विलक्षण सिनेमेटोग्राफिक सौंदर्यबोध का मिलान बोल्ड कथात्मक चालों और संतोषजनक चरित्र बीच से होता है। 49 द रिटर्न्ड 2015 क्यूस द रिटर्न्ड के शोरनर, सह-डेवलपर, लेखक और कार्यकारी निर्माता थे, जो लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी सस्पेंस श्रृंखला लेस रेवेनेंस पर आधारित है, जिसे फैब्रिस गोबर्ट द्वारा रूपांतरित किया गया था और यह रॉबिन कैम्पिलो द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म वे केम बैक से प्रेरित थी। रैले टकर ने शोरनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 10 एपिसोड का पहला सीजन 9 मार्च 2015 को प्रीमियर हुआ। 50-51 श्रृंखला एक छोटे से शहर पर केंद्रित है जो कई स्थानीय लोगों द्वारा अचानक प्रकट होने पर उल्टा हो जाता है, जिन्हें लंबे समय से मृत मान लिया गया है। द रिटर्न का सहनिर्माण A+E स्टूडियोज और फ्रेमेंटल मीडिया नॉर्थ अमेरिका ने फ्रांसीसी श्रृंखला के निर्माता हाउट 8 कोट टीवी SAS के सहयोग से किया था। कॉलोनी 2016 से 2018 क्यूस और रयान कोंडल ने USA नेटवर्क के लिए कॉलोनी के निर्माता, शोरन्स और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो लीजेंडरी टेलीविजन और यूनिवर्सल केबल प्रोड्स के बीच सहनिर्माण था। कॉलोनी एक रहस्यमय विदेशी कब्जे के बाद लॉस एंजिल्स में जीवन के बारे में एक पारिवारिक नाटक थ्रिलर है और बढ़ते प्रतिरोध आंदोलन को कुचलने के लिए प्रॉक्सी सरकार के प्रयास है। अकादमी पुरस्कार विजेता अर्जेंटीना के निर्देशक जुआन जोस कैम्पानेला ने पायलट का निर्देशन किया। कॉलोनी में जोश होलोवे और सारा वेनकेलीज है। 52 कॉलोनी के 10 एपिसोड वाले पहले सीजन का प्रीमियर 14 जनवरी 2016 को हुआ था। 53 4 फरवरी 2016 को USA नेटवर्क ने 13 एपिसोड का आदेश देते हुए कॉलोनी को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 54 4 अप्रैल 2017 को कॉलोनी को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो रद्द होने के कारण अंतिम बन गया। उत्पादन लॉस एंजिल्स से वैंकूवर में स्थानांतरित हो गया। 56 57 कुल मिलाकर कॉलोनी ने अपने 3 सीजन के लिए रॉटन टोमाटोज पर 92% की कमाई की। 58 टॉम क्लैंसी की जैक रयान 2018 से 2023 क्यूस और लेखक ग्राहम रोलैंड ने 1980 के दशक में उपन्यासकार टॉम क्लैंसी द्वारा बनाए गए CIA विश्लेषक चरित्र जैक रयान पर आधारित एक टीवी श्रृंखला बनाई। क्यूस ने श्रृंखला के पहले 2 सीजन के लिए शोरनर के रूप में काम किया। यह शो एक मूल कहानी थी जो क्लैंसी के किसी भी काम को अनुकूलित करने के बजाय उधार ली गई थी। 59 श्रृंखला में जॉन क्रॉसिंस्की ने रयान की भूमिका निभाई है, एक उभरता हुआ CIA विश्लेषक जो आतंकवादी संचार में एक पैटर्न को उजागर करता है जो उसे आतंकवाद की एक नई नस्ल के साथ एक खतरनाक चाल के केंद्र में ले जाता है जो वैश्विक स्तर पर विनाश की धमकी देता है। 60 अमेजन वीडियो ने श्रृंखला को 8 एपिसोड सीधे सीरीज ऑर्डर दिया। क्यूस ने रोलैंड के साथ
मिलकर पहले सीजन के 8 एपिसोड में से 5 लिखे और 1 का निर्देशन किया। उन्होंने दूसरे सीजन में 3 एपिसोड का सहलेखन किया। 61-62 नीलसन के अनुसार दूसरे सीजन तक जैक रयान अमेजन प्राइम वीडियो पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज थी। 63 मार्च 2019 में क्यूस ने घोषणा की कि वह दूसरे सीजन के बाद जैक रयान के रोजाना के शो रनर के कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं ताकि अन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वह एक कार्यकारी निर्माता के रूप में जैक रयान में शामिल रहेंगे। 64 तीसरे सीजन से पहले अमेजन ने चौथे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया, जिसका प्रीमियर 29 जून 2023 को हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हुआ। 65 लोके एंड की 2020 से 2022 क्यूस, जो हिल की कॉमिक बुक श्रृंखला के रूपांतरण लॉक एंड की के शोरनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर, लेखक और निर्देशक थे। क्यूस की शैली कला उत्पादन कंपनी और IDW एंटरटेनमेंट ने श्रृंखला का निर्माण किया। श्रृंखला हिल द्वारा बनाई गई थी और क्यूस, एरन एली कोलाइट और मेरेडिथ एवरिल द्वारा विकसित की गई थी। लॉक एंड की एक हॉरर फंतासी श्रृंखला थी जो 3 भाई बहनों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की भीषण हत्या के बाद मैसाचुसेट्स में अपने पैतृक घर में जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि घर में जादुई चाबियां है जो उन्हें शक्तियों और क्षमताओं की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करती है। उन्हें पता नहीं है कि एक कुटिल दानव भी चाबियां चाहता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। 66 नेटफ्लिक्स ने लॉक एंड की को उठाया। मार्च 2018 में हुलू के पारित होने के बाद 10 एपिसोड के ऑर्डर के लिए प्रतिबद्ध। नेटफ्लिक्स के लिए क्यूस ने शो को फिर से विकसित और पुनर्निर्मित किया और किसी मौजूदा हुलू पायलट का उपयोग नहीं किया। यह शो 7 फरवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ। 67 लॉक एंड की 16 और 23 फरवरी 2020 को समाप्त होने वाले हफ्तों के लिए टीवी टाइम चार्ट पर टॉप बिंज शो था। 68 इसके अलावा फोर्ब्स ने बताया कि लॉक एंड की 2020 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स मूल और सीमित श्रृंखला की सूची में दूसरे नंबर पर था। 70 लॉक एंड की को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। उत्पादन 21 सितंबर 2020 को टोरंटो में शुरू हुआ। 71 72 73 19 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस ने त्रैमासिक निवेशक कॉल पर घोषणा की कि लॉक एंड की गूगल सर्च मैट्रिक्स के आधार पर 2020 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 शो था। 74 सीजन 2 का प्रीमियर 22 अक्टूबर 2021 को हुआ। सीजन 2 के लॉन्च के साथ लॉक एंड की तुरंत नेटफ्लिक्स पर सबसे लोकप्रिय शीर्षकों में वापस आ गया। अपनी शुरुआत के तुरंत बाद सीरीज नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 टीवी शो सूची में नंबर 3 स्थान पर थी और साथ ही फिल्मों और सीरीज की शीर्ष 10 समग्र सूची में भी थी। सीजन 2 ने 86% स्कोर के साथ प्रमाणित रॉटन टोमाटोज आलोचकों से सीजन 1 की 76% रेटिंग को पीछे छोड़ दिया। 75 रिलीज के 1 महीने बाद लॉक एंड की 1.07 बिलियन के साथ नेटफ्लिक्स पर मिनटों के हिसाब से नंबर 2 सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। कॉलिन टॉड जेरार्ड वुडेल एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें पीकॉक मिनी सीरीज द कॉन्टिनेंटल 2023 में विंस्टन स्कॉट की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने HBO मैक्स सीरीज द फ्लाइट अटेंडेंट 2020 में बकले और 2018 की फिल्म अनफ्रेंडेड डार्क वेब में मटियास की भूमिका भी निभाई। अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में USA नेटवर्क पर द पर्ज पर रिक बेटनकोर्ट 1 और CW के द ओरिजिनल्स पर एडन 2 और अन्य फिल्म क्रेडिट में अनसेन, सर्चिंग और द कॉल ऑफ द वाइल्ड शामिल है। 2 मंच पर वुडेल क्रिस्टोफर शिन द्वारा डाइंग सिटी के 2019 के सेकंड स्टेज थिएटर के प्रोडक्शन में ऑफ ब्रॉडवे में दिखाई दिए। 3 2017 में वुडेल ने लॉस एंजल्स में द गेफेन प्लेहाउस के लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के प्रोडक्शन में एडमंड टायरोन
4 की भूमिका निभाई। 5 शिक्षा। वुरेल ने सैन फ्रांसिस्को में सेंट इग्नाटियस कॉलेज प्रिपरेटरी में भाग लिया। 6 और यंग कंजर्वेटरी के सदस्य के रूप में द अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में अपना प्रशिक्षण और पहला पेशेवर थिएटर प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद वे लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अध्ययन किया और थिएटर में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स प्राप्त किया। 7 फिल्मोग्राफी। फिल्म भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2016 101 सोरे। 2017 पड़ोसी एलेक्स। 2018 पागल निशान। खोज 911 ऑपरेटर। अनफ्रेंडेड। डार्क वेब मटियास ओब्रायन। 2020 फ्रेगाइल.com डूको लघु फिल्म। जंगल की आवाज चार्ल्स। 2022 में अमेरिका से प्यार करता हूं जॉन। एम्बुलेंस एएमटी स्कॉट। विला फिट्जगेराल्ड, जन्म 17 जनवरी 1991, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें एमटीवी के स्क्रीन में एम्मा डुवल के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने यूएसए नेटवर्क की टेलीविजन ड्रामा सीरीज डेयर मी में चीयर कोच कोलेट फ्रेंच और अमेजन प्राइम वीडियो टेलीविजन सीरीज रीचर में अधिकारी रोस्को कोंकलिन की भूमिका निभाई है। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में अमेजन स्टूडियो की टेलीविजन सीरीज अल्फा हाउस, यूएसए नेटवर्क की ड्रामा सीरीज रॉयल पेन्स, नेटफ्लिक्स की हॉरर मिनी सीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर और थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंज डार्लिंग में मुख्य भूमिका शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विला फिट्जगेराल्ड का जन्म 17 जनवरी 1991 को नैशविले, टेनेसी में हुआ था। 2 वे संगीतकार माता-पिता की इकलौती संतान थीं। 3 जो उनके जन्म से पहले 2 दशकों तक एक साथ बैंड में थे। 4 पहले 3 साल तक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद फिट्जगेराल्ड ने येल विश्वविद्यालय से थिएटर अध्ययन में स्नातक की डिग्री हासिल की। 5 आजीविका। 2019 में फिट्जगेराल्ड 2013 और 2014 के बीच फिट्जगेराल्ड ने अमेजन स्टूडियो की राजनीतिक वेब टेलीविजन श्रृंखला अल्फा हाउस में लोला लेफर की भूमिका निभाई। रद्द होने से पहले यह सीरीज 2 सीजन तक चली। 23 अप्रैल 2014 को यह बताया गया कि फिट्जगेराल्ड को यूएसए नेटवर्क की ड्रामा सीरीज रॉयल पेन्स में एम्मा मिलर के रूप में एक आवर्ती भूमिका मिली। 7 2014 और 2015 के बीच उन्होंने ब्लू ब्लड्स, द फॉलोइंग और गोथम जैसी विभिन्न टेलीविजन सीरीज में अतिथिभिनीत भूमिकाएं भी प्राप्त कीं। 5 अगस्त 2014 को उन्हें एमटीवी के स्क्रीन में कास्ट किया गया। 9, 10, 11, 29 जुलाई 2015 को सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 30 मई 2016 को हुआ। 12, 13, 26 अप्रैल 2017 को एमटीवी ने घोषणा की कि स्क्रीम एक नए कलाकारों की विशेषता के साथ रीबूट से गुजरेगी। 14, 15 थिएटर में फिट्जगेराल्ड के क्रेडिट में कपल इन द किचन, द प्राइवेट सेक्टर, काउ प्ले और द कैट एंड द कैनरी जैसे काम शामिल है। 16, 17, 18 अगस्त 2016 में वह लकी मैक्की द्वारा निर्देशित और अक्टूबर 2017 में ब्लड मनी शीर्षक के तहत रिलीज हुई फिल्म मिसफॉर्च्यून के कलाकारों में शामिल हुई। 20 जनवरी 2016 में उन्हें गो 90 वेब सीरीज रिलेशनशिप स्टेटस में कास्ट किया गया। उन्होंने 2 एपिसोड आर्क में बेट की भूमिका निभाई। 21 मार्च 2017 में फिट्जगेराल्ड को फॉक्स टेलीविजन पायलट बिहाइंड एनिमी लाइन्स में नेवी पायलट रोक्साने डेली की भूमिका निभाते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। 22 हालांकि फॉक्स ने मई 2017 में पायलट को पास कर दिया था। 23 जुलाई 2017 में फिट्जगेराल्ड को लुइसा में ऑलकोट के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित बीबीसी मिनी सीरीज लिटिल वुमेन में मेग की भूमिका निभाने के लिए लिया गया था। इसका प्रीमियर बॉक्सिंग डे 2017 को हुआ था। 24, 25, 26 नवंबर 2017 में उन्हें ई के पायलट फैशन विक्टिम में अन्या सेंट क्लेयर की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया।
27 मार्च 2018 में पायलट कोई के साथ आगे बढ़ने के लिए कमीशन नहीं दिया गया था। 28 दिसंबर 2017 में उन्हें डोना टार्ट की पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसी नाम की पुस्तक पर आधारित द गोल्डफिंच में कित्सी बारबोर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 29 जिसे 13 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था। 30 जुलाई 2018 में फिट्जगेराल्ड को यूएसए नेटवर्क ड्रामा पायलट डेयर मी में मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में लिया गया था, जिसे जनवरी 2019 में सीरीज के लिए चुना गया था। 30 अप्रैल 2020 को एक सीजन के बाद सीरीज रद्द कर दी गई थी। 31 दिसंबर 2018 में फिट्जगेराल्ड को नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज हार्ट स्ट्रिंग्स के एक एपिसोड में लिया गया था। 32 सीरीज का प्रीमियर 22 नवंबर 2019 को हुआ। 33 अप्रैल 2019 में यह घोषणा की गई कि फिट्जगेराल्ड टीवी लैंड कॉमेडी ड्रामा सीरीज यंगर के छठे सीजन में अतिथि कलाकार होंगे। 34 मार्च 2021 में उन्हें अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज रीचर के पहले सीजन में अधिकारी रोस्को कोंकलिन के रूप में लिया गया। 35 जिसका प्रीमियर फरवरी 2022 में हुआ। जून 2022 में उन्हें स्टीवन ब्रांड की नोयर थ्रिलर जो बेबी में अभिनय करने की घोषणा की गई। 36 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 एक कुत्ते के प्यार के लिए विवियन 2017 अनूठा शो टिफनी रक्त धन लिन मूल शीर्षक दुर्भाग्य 19 बीच हाउस एम्मा 2019 गोल्डफिंच कित्सी बारबर 2021-18 कोनी 37 2022 सेवेज मोक्ष लाल मानिक 38 2023 हताशा का मार्ग माबेन 39 अजीब डार्लिंग महिला 40 वाइल्डकैट एलिजाबेथ हार्डविक 41 42 2024 रिले रोसेट्टी 43 जो बेबी हीथर स्टैंटन 36 2025 बेचैनी एजेंट लॉरा आपको पछतावा हो रहा है टीबीए फिल्माने 2016 में मचाडो ने यूएसए नेटवर्क क्राइम ड्रामा सीरीज क्वीन ऑफ द साउथ के पहले सीजन के दौरान ब्रेंडा पारा के रूप में अभिनय किया। 12 बाद में उन्होंने शो के चौथे सीजन में अतिथि भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में वह डार्सी फैक्टर की भूमिका निभाते हुए द CW कॉमेडी सीरीज जेन द वर्जिन के कलाकारों में शामिल हो गईं। 13 2017 में उन्हें नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज वन डे एट ए टाइम में मुख्य किरदार के रूप में लिया गया, जो इसी शीर्षक की 1975 की सीरीज पर आधारित थी। 14 मचाडो को अफगानिस्तान में सेवा करने के बाद 2 बच्चों की परवरिश करने वाली और PTSD से जूझने वाली एक अकेली मां की भूमिका के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली है। 16 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन के लिए 2 इमेजेन पुरस्कार मिले। 18 यह श्रृंखला 4 सीजन के बाद 2020 में समाप्त हो गई। 2019 में मचाडो ने लाइफटाइम टेलीविजन ड्रामा फिल्म फैमिली पिक्चर्स में प्रमुख भूमिका निभाई। 2019 से 2020 तक उन्होंने NBC कॉमेडी सीरीज सुपरस्टोर में नई जिला प्रबंधक माया की भूमिका निभाते हुए एक आवर्ती भूमिका निभाई, जिसके साथ एमी सोसा एक आश्चर्यजनक संबंध साझा करती है। 20 पहले लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस के द जेफरसन भाग में फ्लोरेंस जॉनसन को चित्रित करने की घोषणा के बाद इसके बजाय मार्ला गिब्स द्वारा दोहराए गए। 21 मचाडो को दिसंबर 2019 में ऑल इन द फैमिली से टेरेसा बेटनकोट के रूप में दूसरे संस्करण में लिया गया। 2 सितंबर 2020 को मचाडो को डांसिंग विद द स्टार्स के 23 मचाडो 23 नवंबर 2020 को चौथे स्थान पर रहा। 2021 में मचाडो मपेट्स हॉन्टेड मेशन में एक गायन बस्त था। 2020 में मचाडो ने ड्रामा फिल्म ऑल टुगेदर नाउ में अभिनय किया, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसके अलावा 2020 में जैकब वर्गास
और मचाडो नेशनल हिस्पैनिक मीडिया कोलिशन इम्पैक्ट अवार्ड्स में मास्टर्स ऑफ सेरेमनी थे। 24/2021 में उन्होंने एलिजाबेथ रोहम द्वारा निर्देशित लाइफटाइम टेलीविजन ड्रामा फिल्म स्विच्ड बिफोर बर्थ में अभिनय किया। 25 उन्होंने कॉमेडी फिल्म द थ्रोबैक में विल सेसो के साथ अभिनय किया। 26/2023 में मचाडो ने अमेज़न प्राइम वीडियो ब्लैक कॉमेडी हॉरर सीरीज द हॉरर ऑफ डोलोरेस रोच में डोलोरेस रोच के रूप में अभिनय किया। 27 श्रृंखला को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें मचाडो के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। 28/2024 में उन्हें नेटफ्लिक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज पल्स में डॉ. नताली क्रूज के रूप में लिया गया। 29/30 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 वह बहुत प्यारी है कार्मेन रोड्रिगेज। 1998 जिस सप्ताह वह लड़की मर गई मैरिटा। 1999 स्वेलोज अमेरिका। 2000 पाउला का अनुसरण करते हुए पाउला और मिरा लघु फिल्म। 2001 लाठी मारिया एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक। 2002 ड्रैगनफ्लाई ओन्कोलॉजी डेस्क नर्स पूर्ण ललाट रसोई में लिंडा की दोस्त। 2003 अंतिम गंतव्य 2 इसाबेला हडसन। 2004 टॉर्कह एफबीआई एजेंट तेहा हेंडरसन। 2006 छोटा भगोरा नतालिया। 2007 मुझे लगता है मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं नर्स। 2008 आकस्मिक पति सोफिया। स्तन पंप और ब्लेंडर लीसी लघु फिल्म। आदमी नौकरानी टेरेसा पेड्रो मिली। 2009 बिजली की भुंध में रोजी गोमेज। 2012 1000 शब्द कैरोलिन की दोस्त। 2013 कॉल राहेल। 2014 एंडगेम कार्ला। द पर्ज अराजकता तान्या। जस्टिना मिलग्रोस मचाडो जन्म 6 सितंबर 1972 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने एचबीओ कॉमेडी ड्रामा सीरीज 6 फीट अंडर 200105 में वेनेसा डियाज के रूप में अभिनय करने से पहले टेलीविजन और फिल्मों में माध्यमिक भूमिकाएं निभाकर अपना करियर शुरू किया, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला। मचाडो ने बाद में अल्पकालिक सीरीज मिसिंग 3 रिवर्स और वेलकम टू द फैमिली में अभिनय किया और यूएसए नेटवर्क क्राइम ड्रामा क्वीन ऑफ द साउथ के पहले सीजन में एक नियमित कलाकार थीं। 2017 से 2020 तक मचाडो ने नेटफ्लिक्स बटा पॉप टीवी कॉमेडी सीरीज वन डे एट ए टाइम में पेनेलोप अल्वारेज के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन के लिए 2 इमेजन अवार्ड्स और साथ ही कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स च्वाइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। वह फाइनल डेस्टिनेशन 2 2003, टॉर्क 2004, लिटिल फ्यूजिटिव 2006, द कॉल 2013, द पर्ज एनार्की 2014, ऑल टुगेदर नाउ 2020 और द थ्रोबैक 2024 फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। 2023 में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो ब्लैक कॉमेडी हॉरर सीरीज द हॉरर ऑफ डोलोरेस रोच में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन मचाडो का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था, जो एलिसिया मोरालेस रुइज और इस्माइल मचाडो के 2 बच्चों में से एक थे। उनकी मां का जन्म प्यूर्टो रिको में हुआ था और उनके पिता का जन्म प्यूर्टो रिकान माता पिता के घर हुआ था। बाद में उनका तलाक हो गया और उनकी मां ने दोबारा शादी की और उनके 3 बच्चे हुए। उनके परिवार की जड़ें बार्सिलोनेटा, प्यूर्टो रिको और बैरियो जगुआल, पैटिलास, प्यूर्टो रिको में है और उनके वंश में एफ्रोलातीनी शामिल है। चूंकि मचाडो हिस्पैनिक वंश की है, इसलिए उनके पास एक पारंपरिक क्विंसेनेरा था, जिसमें चंबेलनेस के साथ साथ दामा भी थे। 4 उन्होंने कहा कि उनका परिवार गरीब था और वह शिकागो के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पली बड़ी थीं। 5 मचाडो का पालन पोषण कैथोलिक हुआ। 6 मचाडो नाटक में बहुत सक्रिय थीं,
हमेशा अपने स्कूल के नाटकों में भाग लेती थीं। उन्होंने फ्रैंकलिन फाइन आर्ट्स सेंटर में नृत्य भी सीखा। 1986 में मचाडो ने लेन टेक्निकल कॉलेज प्रेप हाई स्कूल में दाखिला लिया। 2 अपने खाली समय में उन्होंने लैटिनो शिकागो थिएटर कंपनी के साथ प्रदर्शन किया। मचाडो पीबीएस के एक डॉक्यूमेंट्री शो फाइंडिंग योर रूट्स के सीजन 6 के एपिसोड 6 में अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिसे डॉ. हेनरी लुइस गेट्स जूनियर द्वारा होस्ट किया गया था, जिसके दौरान यह पुष्टि की गई थी कि उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आनुवंशिक परीक्षण के माध्यम से उनकी अफ्रीकी मातृवंशीय वंशावली है, यानी उनकी मां की तरफ से एक महिला पूर्वज के माध्यम से। 7-8 आजीविका 1993 से 2015 कैरियर की शुरुआत 1990 में लेन टेक से स्नातक होने के बाद मचाडो न्यूयॉर्क शहर चले गए। लैटिनो शिकागो थिएटर कंपनी के साथ एक कलाकार के रूप में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया था, उसने उस शहर में उनके लिए दरवाजे खोलने में मदद की। जल्द ही उन्हें लॉस एंजल्स में एक पेशेवर अभिनेत्री के रूप में नौकरी की पेशकश की गई। स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने 1996 में अपनी पहली 2 अभिनय भूमिकाएं निभाईं। उन्हें एबीसी श्रृंखला NYPD ब्लू में एल्सा के रूप में लिया गया था, जो बर्निंग लव एपिसोड में दिखाई दी थी, और टेलीविजन के लिए बनी ड्रामा फिल्म नो वन वुड टेल में सह अभिनीत थी। 1997 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा फिल्म शी सो लवली में कार्मेन रोड्रिग्ज की सहायक भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर शुरुआत की। 2014 अल्मा अवार्ड्स में मचाडो 2001 में मचाडो ने एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टिक्स में प्रमुख भूमिका और स्टीवन स्पीलबर्ग की साइंस फिक्शन फिल्म AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उस वर्ष बाद में उन्हें HBO कॉमेडी ड्रामा सीरीज 6 फीट अंडर में लिया गया। उन्होंने वेनेसा डियाज की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से एक सहायक किरदार थी, बाद में श्रृंखला के मुख्य पात्रों में से एक में विकसित हुई। मचाडो और उनके कलाकारों को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रृंखला ने 2005 में अपना अंतिम सीजन पूरा किया। 2003 में उन्होंने अलौकिक हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 2 में इसाबेला हडसन की भूमिका निभाई। 2003 से 2004 तक मचाडो ने कनाडाई अपराध ड्रामा सीरीज 1800 मिसिंग में भी अभिनय किया और शो के पहले सीजन के दौरान FBI एजेंट सनी एस्ट्रारा की भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने ड्रामा फिल्म लिटिल फ्यूजिटिव में अभिनय किया, जो इसी नाम की 1953 की फिल्म की रीमेक थी। मचाडो ने मंच पर भी प्रस्तुतियां दी है, जिसमें लॉस एंजल्स के गेफेन प्लेहाउस में नील लाब्यूटे के नाटक सम गर्ल स का 2008 का प्रोडक्शन भी शामिल है। 9 वह लॉस एंजल्स में मार्क टेपर फोरम में ब्लेड टू द हीट और ब्लैक बटरफ्लाई के प्रोडक्शंस में थीं। वह ब्रॉडवे के इन द हाइट्स में एंड्रिया बर्न्स की पहली प्रतिस्थापन थीं। 10 मचाडो ग्रेज एनाटॉमी, अगली बेटी, बोन्स, बॉडी ऑफ प्रूफ और डेस्परेट हाउसवाइफ्स में दिखाई दिए। 2009 में NBC मेडिकल ड्रामा ER में शिकागो पुलिस अधिकारी क्लाउडिया डियाज के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2009 से 2010 तक उन्होंने अल्पकालिक CBS मेडिकल ड्रामा सीरीज 3 रिवर्स में अभिनय किया। बाद में उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस, द फॉस्टर्स और डेवियस मेयर्स में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। 2013 में उन्होंने अल्पकालिक NBC सिटकॉम वेलकम टू द फैमिली में रिकार्डो एंटोनियो चावीरा के साथ अभिनय किया। वह द कॉल 2013, द पर्ज, एनार्की 2014 और एंडगेम फिल्मों में भी दिखाई दी। जैक बेनन एक अंग्रेजी अभिनेता है, जिन्हें ITV ड्रामा सीरीज एंडेवर 2013 से में सैम थर्सरे के रूप में और एपिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज पेनीवर्थ 2019 से 2022 में अल्फ्रेड पेनीवर्थ के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जैक बेनन का जन्म उद्धरण वांछित नॉर्विच में हुआ और वे वहीं पले बड़े। 1
उन्होंने थिएटर रॉयल में कला पाठ्यक्रम में भाग लेने से पहले नोट्रे डेम हाई स्कूल में हाई स्कूल पूरा किया। एक आजीविका 2014 में बैनन ने फीचर फिल्म द इमिटेशन गेम में एलन ट्यूरिंग, बेनेडिक्ट कम्बरबैच द्वारा अभिनीत के सबसे अच्छे दोस्त क्रिस्टोफर मोरकॉम की भूमिका निभाई। 1-2 उसी वर्ष उन्होंने अमेरिकी ब्रिटिश युद्ध फिल्म फ्यूरी में अभिनय किया। 2013 में आईटीवी ड्रामा सीरीज एंडेवर में सैम थर्सरे की भूमिका निभाने के बाद वह व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने टीवी सीरीज रिपर स्ट्रीट 2012, द लोच 2017 और क्लिक 2017 में भी काम किया है। 2 बैनन एपिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज पेनीवर्थ 2019 से 2022 में अल्फ्रेड पेनीवर्थ की भूमिका निभा रहे हैं। 2 वह आइसलैंड में सेट नॉर्डिक नोयर सीरीज द डार्कनेस में लीना ओलिन की जासूस हुल्दा हरमन्सडोटिर के नए साथी लुकास की भूमिका निभाते हैं। 3 यह सीरीज दुनिया भर में रिलीज होने से पहले सितंबर 2024 में आइसलैंड में रिलीज की गई थी। 4 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2014 नकली खेल क्रिस्टोफर मोरकॉम रोश युवा टैंकर 2015 ग्रिम्सबी के लिए एक अपील सज्जन लघु फिल्म कल्पनाएं मनुष्य लघु फिल्म 2016 प्यार में बच्चे फेलिक्स 2017 टॉर्टिला क्रिस फेडर लघु फिल्म टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2004 छाया नाट्य बेन आवर्ती भूमिका 4 एपिसोड 2005 द गिबलेट बॉयज पाजी श्रृंखला नियमित 13 एपिसोड 2013 से 2018 2023 प्रयास सैम गुरुवार आवर्ती भूमिका 10 एपिसोड 2016 रिपर गली कैलेब सुमनेर एपिसोड ऑल द ग्लिटरिंग ब्लेड्स 2017 गिरोह जेम्स बक्सटन आवर्ती भूमिका 5 एपिसोड झील किरण व्हाइटहेड श्रृंखला नियमित 6 एपिसोड 2018 से 2019 मेडिसी एंजेलो पोलिजियानो श्रृंखला नियमित 10 एपिसोड 2019 से 2022 छोटी मात्रा अल्फ्रेड पेनीवर्थ नियमित श्रृंखला 30 एपिसोड 2024 ये अंधेरा लुकास श्रृंखला नियमित 6 एपिसोड थिएटर जेसी थेजायर उशर जूनियर जन्म 29 फरवरी 1992 एक अमेरिकी अभिनेता है। 2 उन्हें सीरीज लेवल अप में लाइल, सीरीज सर्वाइवर रिमोर्स में कैम कैलोवे और सीरीज द बॉयज में रेगी फ्रैंकलिन एट्रेन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों में व्हेन द गेम स्टैंड्स टॉल 2014, टीनेज 2013, इंडिपेंडेंस डे, रिसर्जेंस 2016, शाफ्ट 2019 और स्माइल 2022 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा अशर का जन्म जेसी.टी. और जूडिथ अशर के बेटे के रूप में सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड में हुआ था। 3-4 अशर ने 5 साल की उम्र में अभिनय में रुचि दिखाई जब उनकी बहन जेस्टिया ने एक टीवी विज्ञापन बुक किया। उनका पहला अभिनय काम ऑस्कर मेयर का विज्ञापन था। 2003 में अशर के करियर को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए परिवार लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में हाई स्कूल से स्नातक किया। अशर ने अल्फा गामा सिग्मा में प्रवेश लिया और सामुदायिक कॉलेज में पाक कला का अध्ययन किया। 5 आजीविका 2016 का आगमन 2024 में प्रवेश अशर का पहला पेशेवर अभिनय काम 2005 में सीबीएस के विदाउट ए ट्रेस के एक एपिसोड में था। 2007 में वह डिज्नी चैनल की मूल श्रृंखला हन्ना मोंटाना के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 2011 में अशर ने कार्टून नेटवर्क टेलीविजन फिल्म लेवल अप में अभिनय किया। फिल्म ने एक टेलीविजन श्रृंखला को जन्म दिया जिसमें अशर ने लाइल हगिंसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया जो 2 सीजन तक चली। बाद में उन्होंने 2013 की डॉक्यूमेंट्री टीनेज में अमेरिकन बॉय की आवाज दी। 2014 में
अशर फिल्म व्हेन द गेम स्टैंड्स टॉल में दिखाई दिए। मार्च 2014 में अशर को सर्वाइवर रिमोर्स में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 2016 में अशर इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस में दिखाई दिए। 8, 9, 10, 11 उस वर्ष के अंत में अशर ने क्रिसमस थीम वाली कॉमेडी ड्रामा ऑलमोस्ट क्रिसमस में डैनी ग्लोवर और किम्बरली एलिज के साथ सह-अभिनय किया। 12, 2019 में अशर ने 1971 की फिल्म शाफ्ट के सीक्वल में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 2000 की फिल्म में सैमुअल एल जैक्सन के चरित्र के बेटे और रिचर्ड राउंडट्री द्वारा निभाए गए मूल शाफ्ट के पोते की भूमिका निभाई। 13 जनवरी 2018 में यह घोषणा की गई कि उशेर को अमेजन स्टूडियो श्रृंखला द बॉयज में रेगी फ्रैंकलिन बटा एट्रेन के रूप में लिया गया है, जो इसी नाम के गर्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन कॉमिक बुक पर आधारित है। 14 अप्रैल 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म रेंजरस लाइज में कैमिला मेंडेस के साथ अभिनय किया। 15 सितंबर 2022 में वह मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म स्माइल में दिखाई दिए। 16 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 सुंदर लड़का बास्केटबॉल किशोर 2013 अनुचित कॉमेडी जमाल किशोर का अमेरिकी लड़का आवाज वृत्तचित्र 2014 जब खेल ऊंचा खड़ा हो तैशोन लेनेयर 2016 खेल का पूरा हिस्सा भाग 1 फ्री थ्रो नीलकंठ लघु फिल्म स्वतंत्रता दिवस पुनरुत्थान डायलन हिलर लगभग क्रिसमस इवान मेयर्स 2018 सवारी जेम्स गर लिल मैनियाक 2019 शाफ्ट जॉन जे शाफ्ट जूनियर 2020 बैंकर टोनी जैक्सन खतरनाक झूठ एडम केटनर 2021 सील टीम क्विन आवाज 2022 मुस्कान ट्रेवर डेनियला नीवेस जन्म 4 जुलाई 1997 एक वेनेजुएला अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें निकेलोडियन सीरीज एवरी विच वे और विट्स अकादमी में एंडी क्रूज की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2-3 नीवेस की अन्य प्रस्तुतियों में ऊना मेर एन मैनहट्टन, एल रोस्ट्रो डी एनालिया और ला व्यूरा डे ब्लैंको शामिल है। जीवनी नीवेस का जन्म वेनेजुएला में हुआ था और जब वह 4 महीने की थी तब वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। 4 सत्यापन के लिए उद्धरण की आवश्यकता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2006 में एक बाल कलाकार के रूप में की, जब वह टेलीनोवेला ला व्यूरा डी ब्लैंको, एल रोस्ट्रो डी एनालिया, ऊना मेर एन मैनहट्टन और मी कोरजोन एस्तुयो में दिखाई दीं। नीवेस को निक्लोडियन सिटकॉम एवरी विच वे 5 में एंड्रिया एंडी क्रूज के रूप में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और विट्स अकादमी में भी मुख्य भूमिका थी। 6 नीवेस ने 3 ड्रामा वेब सीरीज 5 पॉइंट्स में आनंदा की भूमिका निभाई। 7 2022 में नीवेस को फंतासी हॉरर सीरीज वैम्पायर अकादमी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006 ला व्यूरा डे ब्लैंको पेट्रिसिया गिराल्डो एपिसोड 1.1 2008 एल रोस्ट्रो डी एनालिया एड्रियाना मोंटिएल एंड्रेडे आवर्ती 108 एपिसोड 2011 मैनहट्टन में एक नौकरानी अलेजांद्रा वरेला एपिसोड ग्रैन लांजामिएंटो 2014 मेरा दिल तुम्हारा है ग्वाडालूप मार्टिनेज एपिसोड ते अमो उद्धरण आवश्यक 2014 15 हर चुड़ैल रास्ता एंड्रिया एंडी क्रूज मुख्य भूमिका 83 एपिसोड 2015 रसोई में तालिया एंडी क्रूज एपिसोड एवरी विच लोलाज 2015 विट्स अकादमी एंडी क्रूज मुख्य भूमिका 20 एपिसोड 2018 5 अंक आनंदा आवर्ती सीजन 1 मुख्य सीजन 2 2022 सेक्स अपील लूसा पतली परत 2022 पिशाच की अकादमी लिसा ड्रैगोमिर मुख्य भूमिका 2023 मित्रवत सोफिया जेसिका मैकनेमी एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री और मॉडल है। वह 7 नेटवर्क टेलीविजन कार्यक्रमों होम एंड अवे
और पैक्ड टू द रफ्टर्स में भूमिकाएं निभाकर ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध हुईं। 2014 से 2015 तक उन्होंने यूएसए नेटवर्क सीरीज सायरन में गश्ती अधिकारी थेरेसा केली की भूमिका निभाई। उनकी फिल्म भूमिकाओं में द वॉव 2012, चिप्स 2017, बैटल ऑफ द सेक्सेस 2017, द मेग 2018 और मॉर्टल कॉम्बैट 2021 शामिल है। आजीविका। मैकनेमी ने 7 नेटवर्क सोप ओपेरा होम एंड अवे में लिसा डफी की भूमिका निभाते हुए एक भूमिका हासिल की। एक, उन्होंने टेलीविजन सीरीज पैक्ड टू द रफ्टर्स में सैमी रफ्टर की भूमिका निभाई। 2009 में मैकनेमी डांसिंग विद द स्टार्स की नवीं सीरीज की एक प्रतियोगी थीं। वह डांसर स्टेफानो ओलिवियरी के साथ जोड़ीदार थीं और फाइनल से पहले उन्हें बाहर कर दिया गया था। 3. पैक्ड टू द रफ्टर्स में सैमी की भूमिका ने मैकनेमी को इस भूमिका से बनी अच्छी लड़की की छवि को खोने के लिए उत्सुक कर दिया। श्रृंखला के निर्माण ब्रेक में उसने अलग अलग भूमिकाएं निभाने का फैसला किया। 2. उन्होंने हॉरर फिल्म द लव्ड ओन्स में अभिनय किया। 4. जिसका प्रीमियर 2009 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 5. 2010 के मध्य में उन्होंने लघु फिल्म 50 से 50 बनाई। मैकनेमी ने 2012 की फिल्म द वॉव में एक भूमिका हासिल की। उन्होंने टोरंटो में रेचल मैकएडम्स और चैनिंग टैटम के साथ इस प्रोजेक्ट को फिल्माया। उन्होंने फिल्म पर काम करने को एक अद्भुत अनुभव बताया। 6. 2013 में वह एक विशेष अतिथि कलाकार के रूप में अंतिम सीजन के लिए पैक्ड टू द रफ्टर्स में लौट आईं। 2014 से 2015 तक मैकनेमी ने यूएसए नेटवर्क टीवी श्रृंखला सायरन में अभिनय किया। उन्होंने शिकागो पुलिस अधिकारी थेरेसा केली की भूमिका निभाई और शो में एक मुख्य किरदार थीं। 7. 2017 में उन्होंने बैटल ऑफ द सेक्सेस में टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट का किरदार निभाया। 8. 2018 में मैकनेमी ने ड्रामा फिल्म द नेबर में विलियम फिचन के साथ जेना की मुख्य भूमिका निभाई। 9. उन्होंने ब्लॉकबस्टर द मेग में मेगालोडन शिकारी जोनास टेलर, जेसन स्टेथम की पूर्व पत्नी लोरी की भूमिका निभाई। 7. 2019 में मैकनेमी क्राइम थ्रिलर फिल्म लोकस्ट्स में इजी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 10. अगस्त 2019 में मैकनेमी को मॉर्टल कॉम्बैट में सोनिया ब्लेड के रूप में लिया गया और यह अप्रैल 2021 में रिलीज हुई। 11. 12. 2020 में मैकनेमी हॉरर फिल्म ब्लैक वाटर एबिस में दिखाई दी। 13. उन्होंने राइस वेकफील्ड की ड्रामा पॉडकास्ट सीरीज फ्रॉम नाउ में आवाज का काम भी दिया। 14. 2021 में मैकनेमी को हॉरर थ्रिलर फिल्म द विजिटर में कास्ट किया गया। 15. 2024 में मैकनेमी स्टेन फिल्म विंडकैचर में दिखाई दिए। 16. व्यक्तिगत जीवन। मैकनामी का जन्म सिडनी में हुआ था। 17. वह अभिनेत्री पेनी मैकनामी की बहन है, साथ ही उनकी 2 और बहनें और एक भाई भी है। 18. 19. उनकी भतीजी अभिनेत्री टीगन क्रॉफ्ट है। 19. उनके चचेरे भाई डैनियल मैकनामी बैंड आर्ट बनाम साइंस में है। अप्रैल 2019 में उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलपर पैट्रिक कारुसो से शादी की। 20. फरवरी 2010 में मैकनेमी फ्रेड हॉलोज फाउंडेशन के राजदूत बन गए। फाउंडेशन अंधेपन और अन्य दृष्टि समस्याओं के इलाज और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। 21. मैकनेमी फाउंडेशन के मिरेकल क्लब का प्रतिनिधित्व करते हैं, समर्थकों को मासिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उन देशों में लोगों की दृष्टि बहाल करेगा जहां फाउंडेशन काम करता है। 22. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2010 प्रियजन MIA। 50 से 50 नेली कैमरून लघु फिल्म। 2012 व्रत ग्वेन थॉर्नटन। 2017 चिप्स लिंडसे टेलर। 2017 लिंगों की लड़ाई मार्गरेट कोर्ट। 2018 पड़ोसी जेना द मेग लोरी। 2019 टिड्डियों इजी।
2020 काला पानी, रसातल जेनिफर। 2021 मौत का संग्राम सोनिया ब्लेड। 2022 आगंतुक माया ईडन। 2024 विंडकैचर शेरोन कोब। 2025 मौत का संग्राम 2 सोनिया ब्लेड डाक उत्पादन। जीन लुइसा केली, जन्म 9 मार्च 1972, एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका है। जॉन कैंडी के साथ अंकल बक 1989 में टिया रसेल के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत करने के बाद वह द फैंटास्टिक्स 1995 और मिस्टर हॉलैंड्स ओपस 1995 सहित कई अन्य फिल्मों में नजर आईं। 2000 से 2006 तक उन्होंने सीबीएस सिटकॉम यस डियर में किम वार्नर का किरदार निभाया। 3. आजीविका। उनकी पहली पेशेवर भुगतान वाली नौकरी बचपन में ही थी, जब उन्होंने रोड आइलैंड के मंटुनक में थिएटर बाय द सी में एनी में अभिनय किया था। उन्होंने अगली गर्मियों में न्यू फेयरफील्ड, कनेक्टिकट में कैंडलवुड प्लेहाउस में अपनी एनी भूमिका दोहराई। 4. कॉलेज जाने से पहले उन्होंने 15 साल की उम्र में सोंडेम के इनटू द वुड्स, स्नो व्हाइट के रूप में के मूल ब्रॉडवे कलाकारों में भूमिकाएं निभाई थीं। 4. और पंजेल और लिटिल रेड राइडिंग हुड की अंडरस्टरी और जॉन कैंडी के साथ फिल्म अंकल बक में टिया रसेल के रूप में। उन्होंने कॉलेज की प्रस्तुतियों में भी भूमिकाएं निभाईं, जिनमें बर्नार्ड कॉलेज गिलबर्ट और सुलिवन सोसाइटी शामिल है। 5. 1990 के दशक के मध्य में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद केली एमसीआई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किए गए टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हो गई। 6. जिसमें उन्होंने एक टेलीफोन ऑपरेटर की भूमिका निभाई, जिसने AT&T को चुनौती दी। 1995 में उन्होंने जॉय मैकिन्टायर और जोएल ग्रे के साथ म्यूजिकल फिल्म द फैंटास्टिक्स में लुइसा के रूप में अभिनय किया, हालांकि फिल्म को 2000 तक रोक दिया गया था। उसी वर्ष वह रोवेना मॉर्गन के रूप में दिखाई दी, जो मिस्टर हॉलैंड्स ओपस के शीर्षक चरित्र की प्रेरणा थी। उन्हें उस समय कास्ट किया गया था जब फिल्म पहले से ही निर्माण में थी, एक अन्य अभिनेत्री की जगह। 7. 1990 के दशक में ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज, द डे लिंकन वाज शॉट और लैंडफॉल 2001 सहित अन्य फिल्में भी आईं। केली 1927 की फिल्म इट पर आधारित पॉल मैककिबिन्स और बीटी मैकनिचोल की द इट गर्ल में मुख्य भूमिका में यॉर्क थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे पर दिखाई दीं। वह यॉर्क की म्यूजिकल्स इन मुफ्ती सीरीज में लोइस लेन के रूप में इट्स ए बर्ड, इट्स ए प्लेन, इट्स सुपरमैन में भी दिखाई दीं। 1996 में केली ने एनिमेटेड सीरीज प्रिंसेस ग्वेनेवर एंड द ज्वेल राइडर्स के दूसरे सीजन में शीर्षक भूमिका निभाई। कई टीवी के लिए बनी फिल्मों के बाद केली का व्यापक प्रदर्शन सिचुएशन कॉमेडी में उनकी भूमिकाओं से आया, पहले मैड अबाउट यू जैसे शो में अतिथि भूमिका में और फिर कोल्ड फीट के अल्पकालिक एनबीसी संस्करण के कलाकार के रूप में। 2000 से 2006 तक उन्होंने लंबे समय से चल रहे सिटकॉम यस डियर में किम वार्नर के रूप में अभिनय किया। 2006 में उन्होंने एबीसी ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में अतिथि भूमिका निभाई। अपनी सीरीज समाप्त होने के बाद उन्होंने कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई और सप्ताह की फिल्मों में अभिनय किया। वह सिन सिटी सेंट्स के याहू प्रोडक्शन में बर्निस पोप के रूप में दोबारा नजर आईं। उन्होंने 2015 में फिल्म द नेबर में विलियम फिचन के साथ और आउट ऑफ द वाइल्ड में जॉन डायहल के साथ अभिनय किया। 2019 में उन्होंने कॉल ऑफ द वाइल्ड में ब्रैडली व्हिटफोर्ड के साथ अभिनय किया और जेम्स वान की फिल्म मैलिग्नेंट में जेन डो सेरेना में का किरदार निभाया। 8. उन्होंने 2013 में कलर ऑफ योर हार्ट नामक बच्चों के संगीत का एक एल्बम जारी किया। 9. 10. 2015 में उन्होंने विलिंग नामक एक 5 गीत ईपी जारी किया। 11. और 2017 में उन्होंने फॉर माई फोल्क्स नामक एक एल्बम जारी किया, जिसमें मानकों का संग्रह है। 12. केली 2022 की एक्शन ड्रामा फिल्म टॉप गन मेवरिक में वैल किल्मर के किरदार टॉम आइसमैन कजानस्की की पत्नी सारा कजानस्की के रूप में दिखाई देती है। 13. व्यक्तिगत जीवन। केली का जन्म मैसाचुसेट्स के वॉर्सेस्टर में जे.
जोसेफ केली तृतीय और वेंडी केली की बेटी के रूप में हुआ था। 5, 14 उनके पिता एक हाई स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक थे और उनकी मां पियानो सिखाती थीं। वह लिंडेन स्ट्रीट, सेंट्रल स्ट्रीट के पास बॉयल्स्टन, एमए में पली बड़ी। 4 अंततः जब वह हाई स्कूल में जूनियर थी तब मैरीलैंड चली गई। 15 और ईस्टन, मैरीलैंड में ईस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 1994 में केली ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के कोलंबिया कॉलेज से अंग्रेजी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 1997 में उन्होंने वकील जेम्स पिटारो से शादी की। 14 उनके 2 बच्चे हैं। वह जेनिफर गार्नर की करीबी दोस्त है। 16 उन्होंने गार्नर की बेटी के लिए बेबी शॉवर की मेजबानी की थी और 2005 में सेल्फ पत्रिका के लिए गार्नर का साक्षात्कार लिया था। 17 18 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1989 अंकल बख्तियार रसेल। 1992 अमेरिकी शाओलिन मारिया। 1995 द फैंटास्टिक्स लुइसा बेलामी। 1995 श्री हॉलैंड की कृति रोवेना मॉर्गन। 1998 प्रजाति की उत्पत्ति लौरा। 1999 राज्य में एक अजनबी एथेना एलन। 2001 भूम बिछल मार्गुराइट हैरिस। 2003 छोटी लाल बत्ती अमांडा मेयर लघु फिल्म। 2010 बंद क्लो। 2010 सार्वजनिक पहुंच नैसी लघु फिल्म। 2011 लेगो हीरो फैक्ट्री, सेवेज प्लेनेट वास्पिक्स आवाज। 2014 1000 से 1 कोरी वीसमैन की कहानी टीना वीसमैन वीडियो। 2014 जो गॉन जासूस पेट्रिसिया हेंडरसन। 2015 चींटी आदमी क्रेता। 2017 पड़ोसी लिसा। 2017 द बैचलर्स बारबरा वेस्टन। 2019 जंगल से बाहर जेसी किंग। 2020 जंगल की आवाज केटी मिलर। 2021 घातक सेरेना में बटा जेन डो। 2022 टॉप गन मेवरिक सारा कजांस्की। तो दोस्तों ये हमें तकरीबन 3 अप्रैल 2025 यानी कल के दिन देखने को मिलेगी। एपिसोडों की अभी एक तरह से कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे ये कंफर्मेशन नहीं मिली है। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। जैसे रिलीज होती है इसकी रिव्यू की वीडियो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में।